फिर आईडीएफ की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम नहीं की जाती। क्या देख रहे हैं, एस्केलेट हो सकती है सिचुएशन? बहुत से लोग ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अब मिडल ईस्ट में एक नई जंग का भी आगाज़ हो सकता है। कहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको टर्न ऑफ इवेंट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, चूँकि ईरान की ये सरजमीन पे उनके मेहमान थे इस्माइल हानिया, और एक ऐसे मौके पर हुआ है जब नए सदर अपना हल्फ उठा रहे थे, उसके बाद उस तकरीब के बाद ये हुआ। और अभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज पे कहा है कि इसका बदला तो लिया जाएगा। अब देखना ये है कि ये बदला किस नौयत का होता है। आया ये उसी किस्म का बदला होता है जो कि रिएक्शन होता है जो कि अप्रैल में जब सीरिया में ईरानियन कॉन्सुलेट सेक्शन में हमला हुआ था, और उसके बाद हमने देखा था तकरीबन 300 से ज़ायद प्रोजेक्टाइल्स फायर किए गए थे इसराइल पर। या फिर एक लिहाज से जो ईरान के एलाइज हैं, नॉन गवर्नमेंटल एलाइज इन द शेप ऑफ हमास है, या ख़ास तौर पे हिजबुल्लाह है या हूतीज़ हैं, इनके ज़रिए कुछ हमले किए जाते हैं। फिर दूसरी बात ये है, क्या कोई टारगेट किसी शख्स को किया जाएगा या फिर तल अवीव को ख़ास तौर पे निशाना बनाया जाएगा। तो इसके मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि एस्कलेशन तो होगी। उसमें एस्कलेशन में किस हद तक अब जाते हैं, ईरान के अपने मसाइल हैं। हमास इस वक्त कमज़ोर हो चुका है, उस पर खास इतनी अस्करी सलाहियत नहीं है, लेकिन जहाँ तक हिजबुल्लाह का ताल्लुक़ है, उनके पास तकरीबन 1.5 लाख के करीब प्रोजेक्टाइल्स भी हैं और प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स भी हैं। तो ये एक इसराइल के लिए ख़तरा हो सकता है। और बाकी ये है कि ईरान लीडरशिप ने तो, क्योंकि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो क्रिएट हुई है, और कौन अभी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया ये जो स्ट्राइक हुई है इसराइल से हुई है या विद इन ईरान हुई है कहीं से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो ईरान की गवर्नमेंट ने देखना है। और इसके बाद मामला थोड़े बहुत टेंस तो भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बात अपनी जगह भी एक हकीकत है कि पॉलिटिकल चीफ तो थे इस्माइल हानिया, लेकिन जहाँ तक हमास का ताल्लुक है, जो मिलिट्री विंग है विच इज़ बीइंग लेड बाय याह्या सिनवर, वो बड़ा डिटर्मिन्ड है कि उन्होंने अपनी जान नहीं रखी। दूसरी तरफ सीज़ फायर की जो कोशिशें हो रही थी बाइडन फार्मूला पे, वो ऑब्वियसली इस वक्त उसमें वो आगे नहीं बढ़ सकता फ़िलहाल। और यही नेतन्याहू यही चाहते भी हैं कि फ़िलहाल ये जंग जारी रहे, सीज़ फायर ना हो। बल्कि परसों ही रोज़ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं याओ गैलेंट, उन्होंने भी ये कहा है कि जहाँ तक इसराइली हॉस्टेजेस का ताल्लुक़ है, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो ज़िंदा हैं या ज़िंदा नहीं हैं। तो इससे ये भी एक इंडिकेशन मिलती है कि अब इसराइल के लिए ये जो सीज़ फायर है कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और ख़ास तौर पे जो फार राइट के लोग हैं, उसमें बिन गेवियर हैं, दूसरे लोग हैं जो कि ये नहीं चाहते कि किसी तौर भी इसराइल हमास के साथ कोई एग्रीमेंट करे। ठीक है आदिल साहब, जिस तरह से बासित साहब भी कह रहे हैं कि एम्बैरसमेंट तो है ईरान के लिए भी कि उनकी सॉइल पर ये होता है। स्वेरिंग इन सेरेमनी थी ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान की, और उसके बाद ये वाक़या हुआ रात 2 बजे। आप क्या समझते हैं कि एक तरफ से इससे पहले जो ईरान की स्कर्मिशेस होते रहे हैं इसराइल के साथ, एक नई वेव शुरू हो सकती है इससे, या फिर हिजबुल्लाह की तरह की कोई आउटफिट जो है इसको रिस्पॉन्ड करेगी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा? देखिए, मेरे ख्याल में एम्बेसडर बासित जो बात कर रहे थे बिल्कुल दुरुस्त है कि ये ऑप्शन नहीं है कि रिएक्शन ना हो। रिएक्शन की क्या सूरत होगी, क्या उसका तरीका होगा, वो अब देखने की बात है। ना सिर्फ रिएक्शन जो है वो ईरान की तरफ से, लेकिन हमास की तरफ से भी। हमास की तरफ से भी एक शो ऑफ स्ट्रेंथ मेरे ख्याल में उनको दिखानी पड़ेगी, अपनी इंटरनली मुस्तहकम करने के लिए भी और एक सिग्नलिंग भी। मेरे ख्याल में बहुत ही करीब कुछ घंटों में हमें किसी किस्म का ऐलान नजर आएगा हमास से कि उनकी नई पॉलिटिकल लीडरशिप क्या है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बासित साहब ने रेज किया कि इस्माइल साहब जो थे वो उनके पॉलिटिकल विंग के लीडर थे। एक तरह से इस वक्त जो इजराइल के हमायती हैं उनको भी थोड़ा सा गुस्सा ही होगा कि उनको रिमूव करने से अब आपके पास बात करने के लिए भी कम लोग रह गए। अगर बात करनी ही थी या करनी ही पड़ेगी हमास के साथ, तो किससे करेंगे? और जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप को हटाती हैं तो जो
जो रह जाती है वो अस्करी लीडरशिप होती है जो ज्यादा एग्रेसिव होती है। तो ये तमाम वो इंडिकेशंस हैं कि वी शुड सी एन एस्केलेशन। लेकिन एस्केलेशन कहते हुए मैं इसलिए जरा घबराता हूँ कि जो अभी हो रहा है उससे ज्यादा क्या एस्केलेशन होगी। ऐसा तो नहीं है कि पहले बड़ा भला चंगा था और अब हम देखेंगे एस्केलेशन हो जाएगी। सो जैसे बासित साहब भी डिस्क्राइब कर रहे थे, व्हाट वी आर गोइंग टू सी नियरली सर्टेनली इज कि जो ऑलरेडी एक बहुत ओवरहीटेड सिचुएशन है, ओवरहीटेड क्या है, एक जुल्म की सिचुएशन है, उसमें और तेल छिड़क दिया गया और उसमें मेरे ख्याल में नए पहलू निकलेंगे। आदिल साहब, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हमास माइट रिस्पॉन्ड टू दिस, लेकिन क्या वो इस पोजीशन में है भी? वो पोजीशन में हो या ना हो, उनकी मजबूरी भी है, जरूरत भी है और स्ट्रेटजी भी है। देखिए ना, इजराइल का तो मौकफ ये है, नेतन्याहू तो ये कह रहे हैं कि मैं हमास से जंग लड़ रहा हूं। तो एक चाहे वो वर्बली आए या नहीं आए, और नहीं आएगी क्योंकि आईडीएफ और इजराइल अमूमन इन चीजों की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, लेकिन एक ट्रायम्फलिज्म तो होगा टेल अवीव में, क्योंकि ये एक कड़ी है एक सिलसिले की। जो कल हुआ है वो वैक्यूम में तो नहीं हुआ, और वैक्यूम से मुराद गाजा नहीं है, मैं परसों की बात कर रहा हूँ कि परसों जो लबनान में हुआ है, हमने पिछले कुछ 10-1 दिनों में एक एस्केलेशन अगर आप कहें तो ये देखी कि इजराइल डायरेक्टली टारगेट कर रहा है लीडरशिप की ऑफ दीज ग्रुप्स। अगर आप आज देखें जो कॉन्डेमनेशंस या जो स्टेटमेंट्स आई, इवन अमेरिका की तरफ से जो आई, जो कहती है कि उसको मट्टी पाओ टाइप, लेकिन जो ईरान की तरफ से, ईरान तो है ही है, चाइना की तरफ से, रशिया की तरफ से, तुर्की की तरफ से, कतर की तरफ से, उसमें एक अहम लफ्ज असैसिनेशन का है। मेरे ख्याल में कैपिटल्स ये भी सोच रहे हैं कि यार ये गेम अगर एस्केलेशन की चल जाएगी, अगर इजराइल ये कह रहा है कि हम जहां भी होंगे उनको ढूंढ के मार निकालेंगे, और अगर यही गेम हर एक खेलेगा, सही, ठीक है, उसकी कॉस्ट सिर्फ इजराइल और ईरान पे नहीं होगी, उसकी कॉस्ट तो बहुत सी जगह पे होगी। हमने पहले भी देखा जब इजराइल पीएलओ के लीडर्स को टारगेट करता था। सो कतर जहां बहुत से लीडर रहते हैं, तुर्की जहां इस्माइल हानिया भी रहते थे, उन सारों की चीन या रूस पे खुद भी कई बार इससे एतराजात होते हैं। लेकिन एक कंसर्न ये भी है कि ये वॉर का अब एक और नया थिएटर एस्केलेट हो रहा है, जो थिएटर ऑफ असैसिनेशन है। सही, ठीक है। फैसल, आप क्या समझते हैं इस पे? सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था ईरान पर भी तनकीद हो रही है, क्योंकि ये IRGC का पासदारान इनकलाब का ऑफिशियल गेस्ट हाउस था जहां पर रात को 2 बजे ये हमला हो गया। तो आप इसको इंटेलिजेंस फेलियर कहेंगे, या आपको लगता है कि जिस नौइयत की टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ की जा रही है उसको इससे पहले भांप लेना या फिर उसको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं था ईरान के लिए? देखें, ये आपको याद होगा 2022 में 2022 में अफ़गानिस्तान में काबुल के पास इन्होंने अमन ज़वाहिरी को इसी तरीके से मारा था। वो एक ख़ास एक हेल्फेयर एक मिसाइल था जो कि रैकी भी करता है। उसके बाद वो जाके सिर्फ एक शख्स या दो लोगों को एक पंखे की तरह का एक ब्लेड होता है उससे मारते हैं। अभी तक क्लियर तो नहीं हुआ कि ये इन्होंने कैसे मारा है, लेकिन मुझे यूं लग रहा है, अभी जो बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 लोग मारे गए हैं और कमरे के अंदर जाके हिट किया इनके बेडरूम में। तो मोस्ट लाइकली मुझे फील हो रहा है कि ये वही मिसाइल है और उसी तरीके से इनको हिट किया गया है। और अगर उसी तरीके से हिट किया गया तो ज़ाहिर है ईरान के लिए बहुत मुश्किल था उसको डिटेक्ट करना। ईरान भी ड्रोन्स में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है इसके पास, और इवन रशिया भी इसे आपको पता है परचेज कर रहा है। लेकिन डिटेक्ट करना इसलिए मुश्किल होता है कि ये अगर बहुत फासले से आए तो ही डिटेक्ट हो पाएगा, जबकि ईरान के साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट फखरीज़ादा समेत जो 2021 में जिनका मर्डर हुआ, इसी तरह इनके एक बाज़ाराने इनकलाब के बड़े सीनियर लीडर को तेहरान में, ईरान में ही एक जगह पर मोसाद का एक खुफिया एक सेल था, वहाँ गिरफ्तार करके ले जाया गया और ईरान के अंदर उसे इंटरोगेशन की गई। तो ईरान मुसलसल अपने बड़े जोग्राफी और अपने अंदर मौजूद बहुत से मुखालफिन की वजह से इस प्रॉब्लम में है कि ईरान के अंदर इसराइल के बहुत से एसेट्स हैं। इसीलिए वो अभी जो बात कर रहा है ना इसराइल और अमेरिका कि ये ईरान से आया नहीं अब है प्रोजेक्टाइल, इसका मतलब है कि अंदर ही कोई जो स्लीपिंग सेल था वो एक्टिवेट हुआ है, या फिर एक थोड़ा सा चांस ये है कि इसराइल का जो सबसे बड़ा अड्डा है इस इलाके में, अजरबैजान, ईरान के बिल्कुल नॉर्थ में, वहाँ से भी एक चांस है कि ये आया हो। अच्छा। क्योंकि वहाँ जितने भी इसराइली फोर्सेस हैं वो ईरान के लिए ही हैं, इसी को काउंटर करने के लिए हैं। और हिजबुल्लाह का जो प्रोबेबल रिस्पांस हो सकता है, क्योंकि एक रोज़ पहले हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं फाउद शुक्र,
उनकी भी असैसिनेशन की इसराइल ने, और उसके फौरी बाद ये हो जाता है, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये कि IDF की तरफ से इस पर कॉमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? इससे पहले तो जो वो कार्रवाइयाँ करते रहे हैं उन्होंने खुल के वो कमेंट नहीं करते, क्योंकि उससे फिर उनके लिए डिप्लोमेटिक मुश्किलात ऐसी आती हैं जिसको अमेरिका के लिए हैंडल करना मुश्किल है। उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो कुछ भी करके अमेरिका की इस मजबूरी को इस्तेमाल करते हैं कि अमेरिका ने उनके बैक पे खड़ा होना है। आप देखें कि अभी नेतन्याहू ने जो उधर फ्लोरिडा में जाके मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप से, उसके बाद फौरी तौर पे ये सारी चीज़ें तेज़ हुई हैं, बल्कि जो गोलान हाइट्स पे हमला हुआ है और जो 12 बच्चों की अफसोसनाक डेथ हुई है, अब वो तो इसराइली सिटीजन भी नहीं है, वो तो शाम के सिटीजन है, और इसराइल तो उन्होंने अभी तक इसराइली सिटीजनशिप नहीं ली है, ये बहुत कम लोगों को पता है, और वो द्रूज फिरके के लोग हैं, वो मारे गए हैं। और कभी भी हिजबुल्लाह ने उस जगह पर अटैक नहीं किया, क्योंकि वहाँ बहुत से अरब जूज हैं या बातनी फिरके के द्रूज के लोग हैं, या फिर वो लोग हैं जो इसराइल के साथ नहीं मिलना चाहते। और वो जिस तरीके से 12 लोग मारे गए हैं, जो इनका डम बम होता है, ये इस तरह, और इतने सारे जख्मी हैं। मैं तो उस वक्त से इस बात को नहीं समझ पा रहा कि एक डम बम इतने बच्चों को, इतने लोगों को मार और जख्मी कैसे कर सकता है। ये यकीनन किसी और तरह का मिसाइल था, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको पता लगेगा। हिजबुल्लाह इस पूरे इक्वेशन में वो वाहिद थ्रेट है जो इसराइल को है। ये हमास उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है इस वक्त। अभी एक प्रोलॉन्ग थ्रेट तो है, एंड यू नो कि कोई भी बायोलॉजी को डिफीट नहीं कर सकता। पॉपुलेशन जो वहाँ पर जिस सतह से बढ़ रही है, और इसराइल के अंदर जो पॉपुलेशन की जो उसकी ग्रोथ की रेशो है, अरब मुस्लिम्स की और दोनों तरफ, अल्टीमेटली इसराइल विल बी लूजर। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमास उनके लिए मिलिटरीली को बहुत बड़ा खतरा नहीं है। ठीक है, हाँ, हिजबुल्लाह जो है वो सीरियस थ्रेट है। बासित साहब, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस अगर देखें, चाइना और रशिया वार्न करते हैं कि रीजनल एस्केलेशन हो सकती है, बट लेकिन लॉयड ऑस्टिन जो हैं US डिफेंस सेक्रेटरी, वो ये कहते हैं कि कोट एंड कोट वी वुड हेल्प डिफेंड इसराइल इफ इट इज़ अटैक्ड बाय ईरान। तो वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें भी मोबिलिटी दिखानी पड़ेगी अगर ईरान कुछ प्लान करता है इस तरह का। ये बहुत अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं है? नहीं, चूंकि ये इलेक्शन सीजन भी है और US में, और इस वक्त बाइडन लिटरली लेम डक हो चुके हैं, और चूंकि रिपब्लिकन का एक ट्रेडिशनली रुझान रहा है इसराइल की तरफ, तो डेमोक्रेट्स के लिए भी ज़रूरी है कि वो अपने आप को इस सूरत हाल में अपनी रीपोजिशनिंग थोड़ी बहुत करें। और चूंकि इनका एक डिफेंस पैक भी है, सिक्योरिटी पैक भी है, तो ये एक नेचुरल सी स्टेटमेंट है कि अगर इसराइल पे कोई बहुत सीरियस हमला हुआ तो उस पर वो अमेरिका उनकी हेल्प करेगा। लेकिन हमने अप्रैल में भी देखा कि US ने हेल्प की और काफ़ी उनको एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ही प्रोवाइड किए। उसके बाद अरब दुनिया ने भी इसराइल की हेल्प की। असल मामला तो ये भी है क्योंकि अरब दुनिया इस वक्त, क्योंकि उनके भी वो ईरान को अपना लॉन्ग टर्म एडवर्सरी समझते हैं। लेकिन वो जो अब्राहम अकॉर्ड्स होने थे वो तो स्टॉल हो गए ना इस सब की वजह से। वो अब्राहम अकॉर्ड्स स्टॉल तो हो गए। पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर तो ऑब्वियसली है, तो पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में थोड़ा बहुत स्टेटमेंट्स भी आपको नज़र आ जाएंगी। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट होगा, OIC कंडेम करेगी या अरब लीग कुछ इस मामले में आएगी, तो वो इस वक्त मुमकिन नहीं लगता, चूँकि बुनियादी तौर पे मुसलमान दुनिया भी डिवाइडेड, और फ्रेंकली स्पीकिंग जो अरब दुनिया हमास को इतनी मस्बत अंदाज से देखती भी नहीं थी, क्योंकि उनका रुझान फतेह की तरफ था, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की जानिब था। तो उनके भी ख्याल में ईरान का रसूख बहुत बढ़ गया है इस इलाके में। उनकी भी ख्वाहिश ये है कि उनका जो प्रॉक्सीज हैं ईरान की, कोट ऑन कोट, उनको डेसिमेट हो, उनका इन्फ्लुएंस कम हो। उनके ख्याल में ईरान भी एक बहुत बड़ी रुकावट है इस सारे सिलसिले में, और ख़ास तौर पे उनकी रिजीम्स को भी चैलेंज है। नहीं, आपके ख्याल में इज ईरान अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? Part of the problem for various Arab countries, no doubt about that, क्योंकि वो समझते हैं, उनका परसेप्शन यही है कि ईरान जो उनकी जो रिजीम्स हैं उनको कमज़ोर करना चाहता है, जो शियाइट पॉपुलेशन है उनके ममालिक में उनको इंस्टिगेट करना चाहता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है। गो के रैप्रोचमा हुआ सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पिछले साल चीन की मदद से, लेकिन अभी बुनियादी इश्यूज वही हैं। उनको उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी खतरा है, ख़ास तौर पे सऊदी अरब को, तो इसीलिए वो सऊदी अरब US की जानिब देख रहे हैं पैक्ट के लिए, सिक्योरिटी पैक्ट के लिए। तो देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यू नो,
जो इस पे अफेक्ट करेंगे। और मेरा अपना ख्याल यही है कि यूएस का बयान तो एक बयान ज़रूरी भी था इसराइल की सपोर्ट में, और थोड़ा बहुत ईरान को भी इंतबाह करना ज़रूरी था कि वो ज़्यादा सिचुएशन को एस्केलेट ना करे।